Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, he is very relevant person to talk about startup ecosystem in Pakistan because he had been director at Jack Incubator for more than 4.5 years, जहाँ पे उन्होंने सैकड़ों की तादाद में startup की counseling की है, also helped them out to find the investor. By the way, he is currently working in HEC as a project director for Prime Minister National Youth Innovation Award. Abdullah Sumro, thank you so much for being part of our show. Assalamualaikum ji, thank you so much. Thank you for having me. सर इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. अच्छा अब्दुल्ला, कन्वर्सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा स्टार्टअप एक बज़वर्ड सॉर्ट ऑफ सेक्सी सा एक बन गया आपका कि जिसको देखो स्टार्टअप कर रहा है. लेकिन अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की मार्केट को फ्रॉम स्टार्टअप पर्सपेक्टिव, कितनी लुक्रेटिव है इन कंपैरिजन विद द सेम कंट्री लाइक जहाँ पे इजिप्ट के अंदर या फिर इंडोनेशिया के अंदर जो सेम तरह के हालात है, तो पाकिस्तान की कितनी लुक्रेटिव मार्केट है? आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट को देखें ना, सो अगर आप इवन आप कंपेयर भी करना चाहे किसी मार्केट के साथ, हमारे साथ एक अलमिया ये रहा है कि वी आर ऑलवेज वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड. और ये अभी अगर आपने रिसेंटली देखा हो 2020 के अंदर एक वेव आई थी. दिस वाज द इनिशियल वेव जहाँ पे वी सॉ अबाउट $350 million flowing into Pakistan, और ये दिस वाज द हाईएस्ट स्टार्टअप फंडिंग दैट पाकिस्तान सॉ. और ये वो टाइम था जिस वक्त आप अगर मीना रीजन को देखें जो हमारे से कंपेरेबल थे सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था दैट वाज डेवलपिंग, तो वहाँ भी अराउंड कोई 560 मिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी. सो दिस वाज तकरीबन कोई करीब आ रही थी. लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि जब वो एक स्टार्टअप का कल्चर स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो व्हेन वो आए उस इकोसिस्टम के अंदर, दे रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे तो पीछे जो बेस है ना वो तो है ही नहीं, ठीक है ना. तो वो जब एक इंजीनियर्स ढूंढने गए तो पता चला तो स्किल्ड इंजीनियर है ही नहीं यहाँ पे जो इस स्टार्टअप पे काम कर सके. जब वो गए अपना इस तरह के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, पैसे तो वो ले आए, लेकिन जब वो पैसे ले जाने की बात आई तो वो उनको रोक लिया वहाँ पे कि जी आप ले जा नहीं सकते. उसके अलावा बहुत सारे और रीजंस थे जिसकी वजह से वो जो एक बूम और वो जो एक कल्चर स्टार्ट हो रहा था, इट सडनली अब्रप्टली गॉट स्टॉप. और वो उसमें एक और रीज़न भी थी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है दैट वाज डिटोरिएटिंग डे बाय डे. हमारी जो ओवरऑल डॉलर की जो हमारी थी रेट था वो वोलेटाइल था बहुत ज़्यादा. हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई थी. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, इट देन फ्यूल्ड इनटू दैट, वो जो उस कल्चर को फिर उन्होंने किल किया. बट मैं आपको बताऊँ ये चीज़ इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान. जहाँ पे भी इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, जहाँ पे भी स्टार्टअप्स स्टार्ट होना शुरू होते हैं, एक नई वेव आना शुरू होती है, इनिशियल ऐसे ही होता है. यू स्टार्ट विथ अ बैंग और थोड़ा सा रियलिटी हिट करती है एंड गोज डाउन. लेकिन सिंस ये एक पाकिस्तान जो है ये कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, ये 24 करोड़ की हमारी आबादी हो गई है. इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट इन बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. तो लोग फिर भी इस मार्केट को देख रहे हैं, और इसमें बहुत आप समझ लें कि हर फील्ड को आप उठा के देख लें, हर फील्ड में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है. इट्स स्टिल अनटैप्ड, मेजॉरिटी अनटैप्ड है. तो ये स्टार्टअप्स जो आए थे ये इंशाल्लाह आप आगे फिर से जब एक नई अच्छे कोई बनेंगे, मुनासिब बनेंगे, तो फिर से ये स्टार्टअप बूम इंशाल्लाह ऊपर आएगा. 2 पॉइंट इसमें से आपकी कन्वर्सेशन काफ़ी आपने एक उसको दरिया को कुएं में बंद कर दिया. पॉइंट 1 के जैसे आपने बात किया कि पाकिस्तान में बेस नहीं है, और बेस में आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास स्किल्ड इंजीनियर नहीं है. अगर आप बात करें इस साल या पिछले साल तकरीबन 7,35,000 बच्चा मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो वो क्या रीज़न है कि स्टार्टअप अट्रैक्ट नहीं कर पाता? नंबर 1 ये. नंबर 2, जबकि हमें पता है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ठीक है, अब विद एवरी पासिंग ये थोड़े ख़राब हो रहे हैं. अगर आप उठाएं 2015 से लेकर डॉलर का जो रेट है 2018-19 तक भी, वो भी आपका रुपया आपका डी वैल्यू हुआ है. तो ये चीज़ें आगे भी होनी है. तो इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसको देखते हुए फिर भी पाकिस्तान में उसको क्या ऐसा नज़र आता है कि वो इन्वेस्ट करने आ रहा होता है? अच्छा, इसमें मैं जो समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान जैसी मार्केट है ना, ये इसको हॉस्टाइल मार्केट्स के अंदर गिना जाता है. यहाँ पे जो फाउंडर है ना, उसको शायद अगर आप कंपेयर करें कि जो सिलिकॉन वैली में बैठा है, वहाँ वाले फाउंडर और यहाँ वाले फाउंडर में मेरे ख्याल में जो यहाँ पे कर रहा है स्टार्टअप अभी भी, जो विच आई रियली एडमायर के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर एक ट्रेट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस. ठीक है ना.
आप मुसलसल और एक इस्तकामत से जो है ना ये जब कर रहे हैं, और ये चीज़ उनको फिर इस इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए काबिल बना रही है, जिस वजह से ये लोग नहीं भाग रहे, ये स्टिल काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जितनी देर तक होता रहेगा ना, तो इवेंचुअली हमारे साथ एक अलमिया ये है कि हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है बताने के लिए। आई मीन वी हैव वेरी फ्यू पीपल टू आइडियलाइज। और आप अगर इंडिया की बात करें, किसी और कंट्री की बात करें, किसी और मार्केट की बात करें, तो वहाँ पे जब सक्सेस स्टोरी बनती है ना, तो पीपल फॉलो दैट फुटस्टेप्स। यहाँ पे यही जो आपने अभी जिक्र किया कि लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, वो इसलिए शायद जा रहे हैं कि उनको अपना जब आगे एक रोड मैप, फ्यूचर का जो रोड मैप है, जो अपनी करियर का जो रोड मैप है, वो शायद इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और उसमें एक कह लें कि कोताही है, या जो एक गलती है, वो उन स्टार्टअप्स की भी है जो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो उन लोगों को इंगेज नहीं कर रहे। अगर वो अर्ली ऑन लोगों को इंगेज करें ना, जैसे उनको किसी इंटर्नशिप्स में आपने साथ ले आते हैं या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू अपने साथ कनेक्ट करते हैं, सो वो उनके फ्यूचर जो है अपने एम्प्लॉइज़ बन सकते हैं, वो फ्यूचर उनके साथ आ सकते हैं, जो उनका गैप फिल करेगा फ्यूचर में जाके जिस वक्त उनको एक्सपेंड करना होगा। तो ये भी मिसिंग है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमारे साथ है कि हमारा स्टार्टअप कल्चर उस तरह से नहीं इवॉल्व हुआ जिस तरह से बाहर के बाकी मुल्कों के अंदर एक किसी स्टार्टअप को हमने, जैसे आप अगर है स्कैंडिनेवियन कंट्री है इस्तोनिया के नाम से ना, बहुत छोटा मुल्क है, ठीक है। आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस इन नॉर्वे, एक अपना था ओस्लो के अंदर, ओस्लो इनोवेशन वीक था। वहाँ पे देवर पिचिंग अपनी एक रेजिडेंसी के बारे में बता रहे थे, एंड दे वर सेइंग वी आर प्रोवाइडिंग कंट्री एज अ सर्विस, ठीक है। व्हाट दे डिड इज बेसिकली वो उस जो ई रेजिडेंसी देते हैं, आई यूज्ड टू बी ई रेजिडेंस ऑफ एस्टोनिया एज वेल, मेरे पास वो था उनकी। तो वो बेसिकली आप उससे बहुत सारे काम अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे काम वहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो व्हेन दे क्रिएटेड दोज एक इकोसिस्टम के वो जो डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस उन्होंने ज्वाइन करने शुरू किए। बाय द वे आई थिंक ये जो स्काइप था वो एस्टोनिया से था, तो उन्होंने उस कल्चर को अपने लोगों के अंदर इनकलकेट किया। हालांकि वो ये बता रहे थे कि हमारे साल के ज़्यादातर दिन जो होते हैं ना, हम बर्फ़ के अंदर बंद होते हैं, वी कांट गो आउट। सो इट्स द पूरी इकॉनमी, द एंटायर इकॉनमी इज़ डिजिटल, हर चीज़ उनकी डिजिटल चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें इतना अच्छे वेदर के बावजूद, इतनी अच्छी जो है क्लाइमेट के बावजूद, वी हैवंट रियली पिन्ड कि हमने क्या फिक्स करना है, और एक चीज़ को हमने पकड़ना है कि हमने ये वाली चीज़ जो है ना दुनिया के लिए यहाँ पे बेस्ट करनी है, वो नहीं कर सकते। द पॉइंट इज़ के जो आपने एस्टोनिया का जिक्र किया, वहाँ पे आपकी रेगुलेशन काफ़ी, आपकी ईजीनेस है वहाँ के अंदर, क्योंकि आपका बाहर से भी कोई बंदा आता है, वो ही कैन डू हिज स्टार्टअप देयर ना। जिस पाकिस्तान में एक बड़ा एक अलमिया है आपका कि जो पाकिस्तान में जितने भी आपके नेशनल डिजास्टर वगैरह आते होते हैं, फंडिंग हमारी बाहर से आती होती है। अब वही साहब जो एनजीओ वगैरह के जो होते हैं डायरेक्टर्स वगैरह, वो व्हेन दे वांट टू विजिट पाकिस्तान तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा होता, बाकी मसले होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस कंपैरिजन के अंदर तो मेरे ख्याल से रेगुलेशन पे काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। अच्छा, सेकंड यू टॉक्ड अबाउट द परसिस्टेंट होते हैं जो कि बाहर के सिलिकॉन वैली के या बाकी कंट्रीज़ के जो आपके फाउंडर्स होते हैं। एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तान में जो स्टार्टअप की जो रेशो या परसेंटेज है, जो बच्चा पास आउट हो रहा है या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक पैशन पाया जाता है, और उसके अंदर फेलियर बहुत ज़्यादा है, और वो उस स्टेज के अंदर आपके परसिस्टेंट, या फिर वो कहते हैं ना कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं होती, आप चाहते हो कि आप इंस्टेंट चीज़ें हो जाए वहाँ पे जाके, होता नहीं है। और वही बंदा उसने 4-5 साल मैकेंजी में काम किया और लिंक्डइन में काम किया, उसके बाद आगे वो कंपनी इंडिया में खोलते हैं या पाकिस्तान में आगे करते हैं, तो उनका अपना ग्रो कर रहा होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, या वो चीज़ कैसे वो स्किल डेवलप कर सकते हैं हम लोग? और अच्छा, आई थिंक मेरा एनालिसिस थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में हमारे पास एक तो फेलियर का प्रॉब्लम तो है ही है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम इंसेप्शन का भी है। वी नॉट क्रिएटिंग इनफ स्टार्टअप्स जो कि उनमें से अगर फेल हो तो कुछ पीछे रह जाए। सो एक होता है ना कि अगर आपके पास एक सैम्पल साइज ही एक 100 का है और उसमें से 99 फेल हो रहे हैं, तो आपका एक सक्सेसफुल हो रहा है। अगर ये 1000 का हो तो, और 100 ऑफ थाउजेंड्स का हो, और फिर 1% का हो, तो यूल हैव ए कंसिडरेबल नंबर, एक अच्छा नंबर आपके पास होगा। तो मेरा तो ये है कि हमारे पास शायद स्टिल
जितने लोग हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, जितने लोग बाहर मार्केट में आ रहे हैं, उसमें शायद स्टिल हमारा इंसेप्शन प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र की ना कि ये जो जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ये 2 साल के बाद 3 साल के बाद ये उसमें आते हैं। दुनिया में एक मीडियन एज है एक एंटरप्रेन्योर की, दैट इज़ 35 इयर्स, ठीक है ना? दिस इज़ नॉट समथिंग दैट मैंने नहीं बनाई है, ये दिस हैज़ बीन स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक अच्छा एक ऐसा फाउंडर जो कि बड़ा सोच सकता है, एक बड़ी स्टार्टअप को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो किस एज में आता है। तो अगर तो कोई ऐसा बच्चा है जो अभी ग्रेजुएट करने के बाद ही हैज़ एन अमेजिंग आइडिया, बहुत अमेजिंग कोडिंग स्किल है, बहुत अच्छा स्टार्टअप उसने बिल्ड कर लिया है, स्टिल इफ़ ही गेट्स टू अ पॉइंट कि जहाँ पे उसके साथ कोई एक एक्सपीरियंस बंदा जो कि थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझता हो, मार्केट को समझता हो, फाइनेंस को समझता हो, बाकी चीज़ को समझता हो, अगर वो उसके साथ जुड़ जाए ना, तो वो आपका जो सक्सेस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो यहाँ पे हमारे पास फेलियर रेट ज़्यादा है, बिकॉज वो वही सेम एज के, बल्कि मैंने तो जब स्टार्टअप हमारे पास आते थे, तो सबसे बड़ा जो हम प्रॉब्लम इनकाउंटर करते थे कि जी वो सेम क्लासमेट से तीनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या तीनों जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो बिज़नेस करना है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ हम उनके पहले तो रीओरिएंटेशन करनी पड़ती है कि आपने स्टार्टअप एक बज़वर्ड समझ तो लिया है कि हमने ये करना है। इट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिज़नेस, ठीक है? इट इज़ सपोज्ड टू मेक मनी, ठीक है? इफ इट्स नॉट मेकिंग मनी, इट्स अ हॉबी, नॉट अ बिज़नेस, ठीक है ना? बल्कि मैं सबसे पहला जो मेरा एक स्टार्टअप के साथ जब इंटरेक्शन होता है, एंड आई यूज्ड टू हैव दिस एक ओरिएंटेशन सेशन जब भी हम जेके में करते थे, तो मेरा पहला उनको एक होता था कि देखिए, इफ़ यू आर कमिंग है तो पहली सबसे चीज़ आप ज़हन में रख लें, आप जिस स्टार्टअप से आए हैं ना, प्रॉबली आप पिवट कर जाएंगे, प्रॉबली आपको इसमें से प्रॉब्लम मिलेगी, इशू आपको ठीक करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। डोंट फॉल इन लव विथ योर आइडिया, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? सो उसके अराउंड बिल्ड करें। एंड पहली चीज़ मैं उनको ये कहता था कि देखिए, आपने स्किल जो है वो वाला अपने साथ बंदा वो रखना है जो आपके अपने स्किल को ऑगमेंट कर रहा हो, ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्किल का बंदा हो। उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सेम चीज़ सेम ही लोग खड़े बैठे होते हैं और जो चीज़ तीनों को नहीं आती वो काम नहीं हो रहा होता। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है कि एक तो क्योंकि वो उस तरह से टीम नहीं बनाते जिस तरह से एक अच्छे बड़े एक स्टार्टअप के लिए, बिकॉज विजन छोटा होता है। विजन सिर्फ उनको एक थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नजर आया होता है, वो फिल करना होता है। बिलियन डॉलर कंपनी बनाना विजन नहीं होता। अगर कोई बिलियन डॉलर कंपनी बनाना चाहे, मैं ही स्टार्टअप से ये पूछता हूँ कि अगर आप बिलियन डॉलर कंपनी बनाना चाहें, वुड यू चूज द सेम टीम? ठीक है, बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी तब तो देख लेंगे ना, इस वक्त हम लोग हायर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बट यू हैव टू डू दिस राइट एट द स्टार्ट। मतलब आपने अपनी फ्लेक्सिबल होना है अबाउट योर आइडिया। आपका आइडिया से आपने मोहब्बत नहीं करनी, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और विद द टाइम आपका आइडिया इवॉल्व हो रहा होगा। जो आपने एक चीज़ पिच की है, माइट बी वो 100% वैसे ना जा रही हो, विद डिस्कशन वो जाके 60। वो मोहब्बत का मैं इसलिए वर्ड यूज़ करता हूँ बिकॉज आई टेल देम कि जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको उसके फ्लॉज खुद नहीं नजर आते, बिकॉज आप रैशनल नहीं होते। रेशनल नहीं होते। आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ उसी को आइडियलाइज कर रहा होता है, उसी को एक बेटर से बेटर समझ रहा होता है। आपकी एक बायसनेस होती है, कन्फर्मेशन बायसनेस होती है कि बस यही चीज़ है। तो वो अक्सर हमारे कोई मेंटोर आता था, कोई ऐसी चीज़ उसको फिक्स भी कराना चाह रहा ना, तो दे वुड रिटेलिएट, दे वुड रादर टेक इट एज एन ऑफेंस कि यार मैं तो बड़ा रिसर्च किया, सब कुछ किया है मैंने, तो ये आके मुझे कह रहा है कि ऐसे नहीं होता। तो दिस इज़ समवेयर जहाँ पे हम पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में ये भी बड़ा एक कॉमन चीज़ है, दे सम टाइम टेंड टू बी नॉट कोचेबल, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि अगर आप कोई भी आप भी सोच रहे हैं ना कि मैंने स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर आना है, पहले तो अपने अंदर वो ह्यूमिलिटी और कोचेबिलिटी और सबसे बड़ी बात सब्र जो है ना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा एक ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाएगी और आप जो ना वो करना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। ये हर चीज़ टाइम के साथ आती है और आपके लिए उसकी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप उसका कहीं इसी तरह का कोई पॉडकास्ट में बैठा होगा कोई स्टार्टअप, जब वो सुन रहा होगा तो वो लग रहा होगा कि हाँ जी इसका तो ओवरनाइट सक्सेस हुआ, इस तरह से नहीं होता। आई रिमेंबर कि स्पार्क व्हील आपका बड़ा आप ग्रो कर चुका हुआ है, लेकिन आई वाज एस्टोनिश्ड टू लुक एट द नंबर्स। सुनील वंश साहब किसी पॉडकास्ट में थे, मेरे को सच बता रहे थे 2003 में स्टार्ट किया,
2021 में जाके वो नंबर पॉजिटिव, बिजनेस केस ऐसे- पॉजिटिव हुआ बहुत ऐसे जाकर, ही, तो ऐसे। बड़ा टाइम लगता होता है। अच्छा, यू मेंशन के टीम की जो है ना, टीम सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही हम शायद इतने सिंसियर या वो नहीं होते कि हमने स्टार्टअप लेके जाना है आगे, ठीक है, फॉर टाइमिंग हम चेक के लेट्स गिव अ शॉट, अगर हो गया ठीक है ना, फिर आगे चले जाएंगे। तो अगर टीम डिसाइड करनी है, मैंने अक्सर देखा मेरे अपने बैचमेट्स थे कि 2 से 3 लोग, बड़ा अच्छा आइडिया था, हमने यार ये बनाना ही बनाना है। वो 2 साहब तो काम कर रहे हैं, तीसरा साहब कहता है जॉब पे भी अप्लाई कर रहा है, उसकी जॉब भी हो जाती है, साथ-साथ वो बैठ के ना सपोर्ट, फिर उससे ना वो जॉब ढंग से कर रहे हैं ना स्टार्टअप से काम कर रहे हो। तो टीम सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि आइडिया आपके पास आ गया, एक ही बंदा मोटिवेट या पैशनेट होगा ना, बाकी बंदे साथ जुड़े होंगे, उनको क्या चाहिए होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा चाहिए घर को चलाना है। तो वो चीज़ कैसे ढूंढा जाए, उसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका बड़ा आसान सा देखें, लोग समझते हैं कि एक आइडिया जो होता है ना वो ही सब कुछ है। हाँ। सो इट्स एक अगर आप मल्टीप्लाई करें ना, सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर आपके पास एग्जीक्यूशन ना हो तो आइडिया इज़ ज़ीरो। ठीक है ना? आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं है, और एग्जीक्यूशन का एक मेजर पार्ट है किन्होंने एग्जीक्यूट करना है। अगर आपकी टीम ने एग्जीक्यूट करना है, आर दे ऑल कमिटेड 100% फुल टाइम, गिविंग दे ऑल, जिसका पूरा जिसे कह लेना कि अटेंशन उसी चीज़ पे दे दे। कोई और जिसे कहते हैं कश्तियाँ जला के वो सारे लोग आए हुए हैं और वही काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर हर वक्त वो जो स्टार्टअप होगा ना, उसको सबसे पहली जो एक हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ेगी वो तो यही करनी होगी कि आज ये बंदा है कल को नहीं होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ जो एक एग्जीक्यूशन के अंदर आती है वो उसकी टीम आती है। जब वो टीम फिक्स हो जाती है तो फिर बाकी चीज़ें उसी के साथ, क्योंकि मैं बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूँ जो पहले शायद उनको जो चीज़ वो करना चाहते थे ना, स्किल ना आता हो। ठीक है ना? दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी लर्नड। स्किल सीखा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, मेंटरशिप अवेलेबल है आजकल जो है वो यूट्यूब यूनिवर्सिटी इज़ अ बिगेस्ट लर्निंग जो है ना प्लेटफॉर्म। तो वो स्किल सीखा जा सकता है। पर्सनल डेडिकेशन और राइट टीम होना, राइट माइंडसेट होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, आपको लगता है कि वो शुरू से उसकी माइंडसेट आपके साथ सिर्फ एक पार्किंग स्पेस के लिए है, यानी कि उसने एक अपने साथ फाउंडर लिखवाना है, एक बड़ा कूल सा एक बन गया है कॉन्सेप्ट कि ग्रेजुएट होने के बाद आजकल लोग अनएम्प्लॉयड नहीं लिखवाना चाहते बल्कि वो फाउंडर लिखवाना चाहते हैं। सिर्फ वो अगर फाउंडर लिखवाने के लिए आपके साथ है तो इट्स नॉट राइट टीम। ठीक है? आपकी और उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन होना चाहिए। बिज़नेस के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अलाइन होनी चाहिए। अगर तो वो बिज़नेस के बारे में अलाइन शुरू से नहीं है तो बहुत रेयरली होता है कि बाद में जाके वो हो जाए। तो पहले से इनिशियली आपने जब टीम सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे आपने बड़ा केयरफुल होना है। बिकॉज़ ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये ऐसा ही है जैसे आप जब शादी करने जाते हैं, तो अपनी बेगम ढूँढते हैं। उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज़ आपने उसके साथ टाइम गुज़ारना है। ये वो चीज़ है जिसमें आप जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आप बेगम के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, अपने उस फाउंडर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो आपने वो फाउंडर उससे भी ज़्यादा केयरफुली सिलेक्ट करना है जैसे आप बेगम सेलेक्ट करते हैं। बड़े मजे की एग्जांपल आपने दी है। वो कहते हैं ना, पहले टाइम थोड़ा कुछ हो तो सब टाइम गुजार लो, टाइम पास कर लो, उसके बाद जाके देखा जाएगा। तो स्टार्टअप में ये कर रहे होते हैं वो, जी, ऐसे ही। 25 से लेकर 30 ये काम करते हैं और 30 के बाद अच्छा आप कुछ करने सीरियस बनाते होते हैं। ऐसे ही। अच्छा, टीम भी फॉर्म हमारी होगी, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इन्वेस्टर ढूंढना। हो। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका 4-5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपने इंक्यूबेटर के अंदर आपने काफ़ी स्टार्टअप देखे होंगे, तो इन्वेस्टर प्राइमरीली क्या देख रहा होता है उनके अंदर पोटेंशियल के वो अच्छा एक सीडिंग उनको मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल। इसमें देखिए, एक तो 4.5 साल तो मैं जेके में रहा हूँ, वो एक डिफरेंट, उससे पहले आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टार्टअप चिली, हॉटेस्ट ऑस्ट्रेलिया, स्टार्टअप लैब नॉर्वे का मैं पार्ट रहा हूँ। तो वहाँ उन मार्केट्स की डायनामिक्स और वहाँ पे जो स्टार्टअप जो फंडिंग की डायनामिक्स और यहाँ की डायनामिक्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक तो जो इन्वेस्टर है उसमें भी मल्टीपल टाइप्स है। एक इन्वेस्टर है जो कि गोरा इन्वेस्टर है जो बाहर बैठा हुआ है और वो कभी भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता होता अनलेस कि आपकी उसके साथ या तो बाहर ही कहीं मिलें आप उससे, या आपकी वहीं बाहर ही कोई बात हुई है, कहीं वो कोई जो फाउंडर है वो वहीं पढ़ता था या काम करता था या जो भी था, कोई एंगेजमेंट हुई है। दूसरा है जिसको हम वापस्तानी जो है कॉन्सेप्ट आया था कि पाकिस्तानी बाहर से वापस आ रहे थे इधर एंड दे वर ब्रिंगिंग देयर मनी और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे बिकॉज दे केम विद दैट माइंडसेट कि हमने पाकिस्तान में ये काम करना है, और वो स्किल भी था, सब कुछ था। दूसरा यहाँ पे ना एक वो सेठ
मेंटालिटी वाला इन्वेस्टर भी है। और एक बड़ा हमारे एक स्टार्टअप के साथ वो ऐसी भी चीज़ भी हुई कि उन्होंने एक स्टार्टअप के अंदर एक इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट शो किया कि मैंने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड दिस इज़ एक ऐसे बंदे के साथ हुई, मैं नाम नहीं बताता। उसने कहा कि मुझे ना इनके मुझसे बात हुई उस इन्वेस्टर की, मुझे कहा कि इनके ना पेरेंट्स का नंबर दे दें। तो पहला रिएक्शन ये था कि मैन व्हाई डू यू वांट देयर पेरेंट्स नंबर? आई मीन यू जस्ट टॉक टू द फाउंडर्स, सी कि उनका टेक्नोलॉजी आपकी उससे अलाइन होती है नहीं होती, आप जो उस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इफ़ दैट गोल इज़ अलाइन्ड विथ योर गोल्स तो आप उसको इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो जो है ना उनके पेरेंट्स भी ऑन बोर्ड हैं। और क्योंकि जिस तरह से मैं जो रिश्ते वाली मिसाल दी ना, ये भी इसी तरह की एक कोई सिचुएशन होती है। वो ये भी देख रहे होते हैं कि इसके पीछे जो हमारा फैमिली सिस्टम है, क्योंकि इंडिविजुअल को तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं ले रहे थे, उसको उस कैपेसिटी में भी ले रहे थे कि कहीं उन्होंने फोर्स किया इसको कहीं और चले जाने में, मास्टर्स करने में, किसी और चीज़ में जाने के लिए, तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। और दूसरा एक जो यहाँ पे जो अच्छा इन्वेस्टर है, जो ये पाकिस्तानी थे या जो बाहर लोग थे, इनके साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि दे हैव नेवर सीन द मनी बैक जो उन्होंने इन्वेस्ट की। हमारे पास क्योंकि बहुत बड़े कोई एग्जिट्स हुए नहीं हैं, बहुत अच्छे कोई एग्जिट्स हुए नहीं, तो उनके पास सक्सेस स्टोरीज नहीं है। जब सक्सेस स्टोरीज नहीं होंगी तो जो भी इन्वेस्टर आएगा वो बड़ा स्केप्टिकल होगा इस चीज़ में आने के लिए कि देखें इतने पैसे इस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए थे, डूब गए। ठीक है, ऑल दो कि अगर वो बड़ा इन्वेस्टर है, बाहर का एक बहुत बड़ा फंड है, पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो फंडिंग है, तो वो उसको इससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि $10 मिलियन उसके डूब जाएँ या $20 मिलियन $50 मिलियन उसके डूब जाएँ। लेकिन वो उस मार्केट को मार्क कर देता है कि यहाँ पे एक तो ये वाली चीज़ जो है ना, मैंने यहाँ पे फिर से नहीं आना क्योंकि यहाँ पे पिलफरेज होती है। आपने देखे होंगे बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप्स जहाँ पे जो फंड हुए, वहाँ पे एथिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। जब उन्होंने पीछे बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, जब पता चला कि वहाँ पे किस तरह से वो हो रहा था, और वो प्राइमरीली वो फिर एक कैप टेबल की एक डिस्कशन भी होती है कि अगर तो एक फाउंडर की इक्विटी इतनी कम रह जाती है कि वो फिर दूसरे कामों में जो है ना पड़ जाता है। उसको लगता है कि अब मेरा इसके साथ वो जो इंसेंटिव था वो ऑलरेडी डी इंसेंटिवाइज हो जाता है। उसके बाद वो बाकी चीज़ों से पैसे कमाना शुरू करने की कोशिश करता है कि अब मैं इसकी प्रोक्योरमेंट से पैसे कमाऊँ, अब मैं वेयर हाउसिंग से पैसे कमाऊँ, बाकी चीज़ों से पैसे कमाऊँ। और इसी तरह से जब वो एक इन्वेस्टर आता है तो उसको ये सारा नॉलेज, ये सारी चीज़ें बैकएंड पे होती हैं। जब वो एक स्टार्टअप के साथ मिलता है तो वो ये चीज़ें सारी देख रहा होता है कि क्या टीम ठीक है। जो पहले आपका सवाल था कि पहले तो टीम, तो सबसे पहले वो चीज़ देखता है कि वो टीम ठीक है कि नहीं है। बिकॉज़ ही नोज़ कि जब मैं पैसे डालूँगा तो दे विल हायर पीपल विथ मोर स्किल, विथ मोर नॉलेज, और वो उसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन क्या टीम की मेंटालिटी वो है कि ये इन पैसों से बिलियन डॉलर बिजनेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर टीम की मेंटालिटी ये है कि इससे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोई $10 मिलियन का, $100 मिलियन का जो है बिजनेस बनाना है, और दैट्स इट। और दूसरा वो देखते हैं, अगर बाहर का इन्वेस्टर है वो देखता है कि ग्लोबल माइंडसेट है कि नहीं। जो यहाँ का लोकल इन्वेस्टर है वो खास तौर पे क्योंकि दे आर यूज्ड टू मोर ऑफ ए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं, वो उस अपना जो है ना उस इकोसिस्टम के अंदर रह के उसी चीज़ को गेज कर रहे होते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस मैंने आज इतना का प्लॉट लिया, 2 साल के बाद तो जी इसका मुझे इतना % रिटर्न मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे मुझे उस तरह से कैसे रिटर्न मिलेगा? तो थोड़ा-सा वो वाला लोकल हमारा इन्वेस्टर अभी भी उस सेट मेंटालिटी से निकल के नहीं आया। जब तक वो नहीं निकलता तब तक हम इन्हीं के ऊपर सहारे हैं, एक तो वापस्तानियों के और दूसरा जो गोरा इन्वेस्टर है। और वापस्तानी ही बेसिकली उस गोरे इन्वेस्टर को रील इन करके लेके आता है। और इनके लिए ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पे अच्छी सक्सेस स्टोरीज़, अच्छे स्टार्टअप्स, एग्जिट्स दिखाएँ, ताकि वो उनको पैसे नज़र आएँ, तब वो दूसरे पैसे डालेंगे। अच्छा, रीज़न क्या है? पाकिस्तान में बात करें तो तकरीबन 2021 में और 22 के अंदर मेरे ख्याल से $500 मिलियन आपके सीड कैपिटल आया था, बाहर से आया था, ठीक है? आपने एक पॉइंट रेज़ किया था कि अगर पाकिस्तान में स्टार्टअप ज़्यादा हो रहे होंगे, अगर 1000 होंगे तो उसका अगर 5% कामयाब होते हैं तो आपका सक्सेस स्टोरी निकल आएगी। ऐसे पॉइंट ये है कि हमारे पास इन्वेस्टर पहले कम है, वो स्किल भी कम है, लेकिन जो चीज़ें हमने कर ली, लेट्स से जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जितने भी गिने-चुने लोग हैं, वो फेल क्यों हो रहे हैं? हमें एक तो वी नीड टू बी मोर कॉन्शियस कि हमें पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको कैच करना है ताकि बाद में हम इन्वेस्टर को दोबारा पकड़ के लेके आएँ। तो वो फेल क्यों हो रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, फेल जो है ना, हम जब भी स्टार्टअप कल्चर में बात करते हैं ना, तो फेलियर को एक इतना कोई बुरा चीज़ नहीं समझी जाती। उसकी एक रीज़न ये होती है कि देखें, आपने
एक मार्केट को एक तरह से ट्राई किया, उसकी एक तरीके से आपने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। अब आपने जब उसमें से फेलियर जब हुआ ना, अब आपने क्या करना है कि उस फेलियर से लेसन्स लर्न करके उसी को इम्प्रूव करना है, बिकॉज अब आपके पास वो वाला पूरा एक कह लें कि रियल टाइम डेटा आ गया है कि ये चीज़ें दिस इज़ नॉट हाउ टू डू इट, मतलब ये नहीं करने का मैंने, और ये वाले काम अब मैंने इसमें ठीक करना। दूसरा यहाँ पे जो फेलियर का रीज़न है, एक तो यूनिट इकोनॉमिक्स हमारी शुरू से ठीक नहीं होती। हम बहुत बड़े-बड़े फज्ड अप वर्ड वो जो है ना एक फिगर्स बना लेते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी जो है ना पिच डेक्स बना लेते हैं, और उसके अंदर हम बहुत एक सुनहरा ख्वाब इन्वेस्टर को दिखा रहे होते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ऑल्दो कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अगर हमारी सारी जितने भी सेक्टर्स को उठा के देख लें, उनके अंदर अभी भी दे आर वेरी एट ऐसे लेवल पे जो अभी डिस्टर्ब होने वाले हैं। आप अगर एग्रीटेक के अंदर चले जाएं, हमारा अभी तक मेजॉरिटी जो एग्रीकल्चर है वो नॉन टेक बेस्ड है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं डिप्लॉय हो रही। अगर आप एग्री फाइनेंसिंग पे चले जाएं तो उसमें बहुत बड़ा फिनटेक का एक जो है गैप है जो कि फिल होने वाला है। अगर आप उसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर चले जाएं, आप डिफरेंट ये जो यहाँ पे हमारे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन टैग के अंदर आप चले जाएं, बाकी और चीज़ों के अंदर, तो हर जगह पे एक बहुत बड़ा एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। अब वो अनटैप्ड पोटेंशियल ये लोग यूज़ करते हैं जब इन्वेस्टर को दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है एंड वी गोइंग टू डू दिस। तो अब जब ये फेलियर्स हुए ना, इन फेलियर्स का शायद इतना एक फ़ायदा ये होना है कि अब जो भी एक स्टार्टअप पिच कर रहा होगा तो वो कहेगा कि ये वाले फेलियर्स जो इसमें हुए थे मैं अब ये नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन फेलियर होने की जो मेन रीज़न है वो यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक ना होना। दूसरी रीज़न जो लोग शायद समझते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी है, वो भी बिल्कुल पार्ट है, बिकॉज़ आपने जब ओवरऑल कंट्री एक रिसेशन की तरफ जा रहा होता है, आपको अनसर्टेनिटी होती है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है या और अनसर्टेनिटीज़ जो यहाँ पे हालात की थी, उस वजह से भी इन्वेस्टर जो है वो भाग रहा होता है। जब इन्वेस्टर भाग रहा होता है तो वो जो नेक्स्ट राउंड उन्होंने रेस करना होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो अभी भी जिस वक्त ये हमारी सिचुएशन ख़राब हुई, दे वर स्टिल रिलाइंग ऑन दैट मनी टू ग्रो। वो क्रिटिकल मास को रीच करने की उस दौड़ में थे, और जब नेक्स्ट राउंड वो नहीं सिक्योर कर सके, देन रियलाइज़ किया इट्स दी द एंड ऑफ द लाइन। तो वो वाली फैक्टर्स भी लाजमी हैं कि जब, और दूसरी एक कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी, जैसे अपना स्टेट बैंक ने और एसएससीपी ने एक अलाउ कर दिया था कि आप ऑफशोर अकाउंट जो यहाँ की कंपनी है उसका ऑफशोर अकाउंट रख सकते हैं। अब इससे हुआ ये कि वो इन्वेस्टर थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाता है कि पैसे बजाय इसके कि मैं इधर भेजूँ, मैं उधर ही रखता हूँ, जो ऑपरेशनल फंड्स हैं वो मैं इशू कर दूँ। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो यहाँ पे ना पैसे आ रहे, ना इसका फ़ायदा आपको ओवरऑल उस तरह से हो रहा है। आपकी बेशक उसका आपकी इकॉनमी में टैक्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, आपके लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, इस तरह की चीज़ हो रही है। लेकिन वो जो बड़ा फ़ायदा होना था, अगर आपके पैसे यहाँ पे आने थे और हमने वो वाले सिस्टम्स यहाँ पे रखने थे कि पैसे यहाँ आएँ भी और लेके भी जाएँ, और वो ग्रे चैनल्स ये सारी चीज़ें को हम कंट्रोल भी कर सकें। तो जहाँ पे आपको पता है ना, पाकिस्तान में हम जो चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते उस पे बैन लगा देते हैं। तो ये इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जब हमने देखा कि पैसे जो है वो अगर लोग दे जाएँगे तो इसके लिए एक नया चैनल स्टार्ट हो जाएगा एंड विल पीपल स्टार्ट टेकिंग मनी आउट, तो ये सारा डॉलर के हमारी जो एक ऑलरेडी एक डिप्रिशिएटिंग है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगी। डिस्पैरिटी नहीं है, मतलब आपने एक बताया कि आप जो कंपनी स्टार्टअप यहाँ पे जो भी कर रहे हैं अपना ऑफशोर अकाउंट आप बाहर खोल सकते हो, ठीक है। एक तरफ ये है कि वो पैसा बाहर रख रहे हैं ताकि उनको जो इन्वेस्टर को आपको कॉन्फिडेंस आप दे सिक्योरिटी दे सके उसको। हाँ। सेकेंडली आपका ये है कि जो पैसा पाकिस्तानी अकाउंट में उसको बाहर ले जाने पे काफ़ी आपकी लेजिस्लेशन मसला है, तो वो एक किस्म की एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर वो डिस्पैरिटी नहीं है। ये आई थिंक थोड़ा सा जब इसको कोई देखे कि अगर देखें हमने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर ग्रो करना है, ये वही होता है कि हम वी आर पेनी वाइज पाउंड फूलिश, ठीक है ना। हम ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया तो इससे इतना कोई बड़ा जो ना मेरे लिए ये नुकसान शुरू हो जाएगा। बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द बिगर पिक्चर कि अगर ये हमने थोड़ा सा इकोसिस्टम को ओपन अप किया तो इसका फ़ायदा कितना बड़ा होना है। हमारी मार्केट जो है वो बाहर वालों के लिए लुक्रेटिव हो जानी है। लोग यहाँ पे आके, हालांकि बहुत सारे लोग आए भी यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ भी हुई भी
ख़ासतौर पे ये जो भी फाइनेंशियल ये इन्होंने लाइसेंसेस देना शुरू किया, नॉन बैंकिंग के जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, अगर आपने वो रीसेंट न्यूज़ कैच कर रहे हो कि जो डिफरेंट ऐप्स थी, लोन शार्क्स थे, इस तरह के, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नेचुरली जब भी आप कुछ करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे, ये वाली चीज़ें आनी है। इसका हल ये नहीं है कि आप ही बंद कर दें, इसका हल ये है कि उसको प्रॉपर रेगुलेट करें, इसमें जो फ्लॉज हैं उसको फिक्स करें, एंड देन लेट इट गो, लेट इट रन। और वो जब ये चलेगा तो ये ऑटो करेक्ट करता जाएगा अपने अपने, और जब इकॉनमी इससे थोड़ी सी वो इनकरेज होगी तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो आपकी इकॉनमी को ग्रो करेंगे, एंड इवेंचुअली यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट जो आप चाह रहे हैं, जो इनिशियली जिस वजह से आपने उसको रोका हुआ था, वो आपको इवेंचुअली मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बड़े पिक्चर में सोचना है ताकि आप कंट्री के लिए बेहतर हो सके, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म कि जी। आके टैक्स इम्पोज कर दो ताकि इन्वेस्टर भी घबरा रहे और पाकिस्तान में जो स्टार्टअप है वो भी ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, अब एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 3-4 साल से बड़ा बूम आया 2018 2019 से ना, 4 या 5 साल बन जाते होते हैं, बड़ा पैसा आ रहा है, स्टार्टअप कल्चर बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर। उसके बावजूद भी कोई यूनिकॉर्न पाकिस्तान में या बड़ा स्टार्टअप नहीं हो सका, या फिर सस्टेनेबल भी आपका नहीं हो सका। सबसे जो बड़ी वजह मुझे नज़र आती है कि ठीक है पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। फूड पैंडा बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जो कि एक आपकी ग्रोसरी डिलीवरी के अंदर काफ़ी अच्छा वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर उसकी भी अगर 2 फैक्टर निकाल दें आप, कोविड जिसने थोड़े पैटर्न बदला पाकिस्तानियों का, वो अगर वो ना होता, क्या वो इतना बूम कर रहा होता? नंबर 1। नंबर 2, अभी वो इतना पैसा मार्केटिंग में लगा रहा है, अगर मार्केटिंग का पैसा आप निकाल दो, क्या वो सस्टेनेबल है? तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान में नंबर्स बड़े लुक्रेटिव है, आपकी 24 करोड़ की आबादी है, आपका इतना फिनटेक में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कस्टमर को जो है ना पढ़ना सीखना, वो जगह कहीं पे जाके मिसिंग है पाकिस्तान के स्टार्टअप के अंदर, कल्चर के अंदर। अच्छा, इसमें आई थिंक इट्स रियली टू सून टू सी कि हमारा एक यूनिकॉर्न हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि देखें, जब हम इसे कहते हैं ना कि आप जब जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, सो डाउन द लाइन कभी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जाके आप किसी उस जगह पे जाएंगे, तो पहली जो बात मैंने आपको कही ना कि वी आर 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, जिस वजह से हम जब भी कोई ऐसा मोमेंटम आता है उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते। जब तक आप इस मोमेंटम को सस्टेन नहीं करेंगे और पॉलिसी का जो तसलसल है, एक पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वो नहीं आएगी, ओवरऑल अगर आप इसको एक कह लें कि मास्क नहीं कर लेंगे या प्रोटेक्ट नहीं कर लेंगे कि जो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करें, जैसे गवर्नमेंट के चेंज होने से इसको कोई ये चीज़ अफेक्ट ना होनी चाहिए, इकॉनमी की किसी चीज़ को चेंज होने से इसके लिए जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तान में तो अभी भी अगर आप देखें कि ई कॉमर्स स्टिल जो हमारा बहुत एक लोअर उस स्पेक्ट्रम पे है, हम अभी तक बहुत सारे स्टोर्स को डिजिटाइज़ नहीं कर सके, ठीक है ना? इसका एक आसान तरीका ये हो सकता था कि आप जैसे कार्ड पेमेंट्स को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वैसे आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपका 15% कटता है, आप कार्ड से पेमेंट करें तो आपका 5% कट रहा है। इसी तरह से अगर आप इंसेंटिवाइज़ कर दें ना कि आप जब ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो नॉर्मल जो आपका टैक्स वहाँ पे कट रहा है, वो अगर स्टोर पे इन स्टोर ज़्यादा कट रहा है तो वहाँ पे कम कटना चाहिए। और उसके ऊपर भी अगर कोई डिजिटल पेमेंट उसके ऊपर कर रहा है तो उससे भी ज़्यादा कटना चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी पहले तो इकॉनमी डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगी। जब डॉक्यूमेंट होगी, आपके पास नंबर्स आएंगे, दोज नंबर्स विल टेल यू कि ये स्टार्टअप या ये कंपनी जो है कितना ग्रो कर रही है। इस वक्त हमारे पास ग्रे इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, जो ग्रे और ब्लैक इकॉनमी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लोग कैश में बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो जिस वजह से आपके पास इवन दो नंबर्स हैं, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहे। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं ना इसको, फिर आपको सिर्फ ये अपनी पॉपुलेशन नहीं बतानी पड़ती, फिर आप ये बताते हैं कि हमारे पास इतने डिजिटल यूज़र्स हैं, हमारे पास इतने लोग बैंक्ड हैं। अभी भी हमारे पास कोई हार्डली, मेरे ख्याल में कोई 10 या 15% लोग हैं जो कि बैंक्ड हैं, बाकी तो 17%। हाँ, वो इससे ज़्यादा लोग उस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ही नहीं आ रहे, ठीक है ना? दे स्टिल रिलाइंग ऑन जो वो पैसे जो ना दबा के बैठे हुए हैं कि हमने उस सिस्टम में नहीं आना। तो जब आप ये करेंगे, और ये काम गवर्नमेंट के करने का है। अभी रिसेंटली बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, हमारा एक इवेंट था पीएम ऑफिस के अंदर, हमारा एक स्टार्टअप्स को हम मिला रहे थे इन्वेस्टर्स के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया वेंचर कैपिटल फंड का, जो है ना, वो उसी तरह से है जिस तरह से फंड ऑफ फंड्स होता है, इजराइल के अंदर एक मॉडल है, आयरलैंड के अंदर इस तरह का मॉडल है।
वो होता ये है कि आप वीसीज को एक इंसेंटिवाइज करने के लिए आप कहते हो कि आप यहाँ आएँ, जो पैसे आप लगाएंगे हम आपकी रिस्क को थोड़ा सा मिटिगेट करेंगे। यानी कि आप अगर फॉर इंस्टेंस $1 मिलियन लेके आ रहे हैं, अपना फंड बना रहे हैं, $10 मिलियन लेके आ रहे हैं, तो हम उतना ही या उसके करीब करीब जो है, जो गवर्नमेंट है वो आपको बैकिंग देगी एज इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रांट, जो आपसे रिटर्न नहीं लेगी। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स ऑल्दो कि उनके अभी ये आखिरी दिनों में उन्होंने अनाउंस किया है, होप कि अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है या जो ये करंट गवर्नमेंट भी है इसको आगे ले जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो इससे होगा ये कि आपके पास इवेंचुअली वीसी फार्म्स यहाँ पे जो लोकली रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाएंगी, जो अपने पैसे यहाँ पे लाएंगी और वो इंसेंटिव क्लेम करना शुरू करेंगी, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट देना चाहती है। तो इस तरह के गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से चीज़ें होनी है। बहुत सारी चीज़ें हमने कल्चरली फिक्स करनी है कि एक स्टार्टअप कल्चर को, स्टार्टअप को पहले तो हमने एक्सेप्टेंस दिलानी है। आपने अगर नोटिस किया हो, ये 2012 के अंदर ना पहला एक इनक्यूबेटर लाहौर के अंदर वो बना था, प्लान 9 वाला। उस वक्त लोगों को इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप्स का कुछ नहीं था पता, बट इवेंचुअली उसके बाद नेस्टायो भी बना था कराची के अंदर, बहुत सारे JIK का इंक्यूबेटर बना था, अब बहुत सारे और इंक्यूबेटर्स बनना शुरू। अभी रिसेंटली जो NICs का एक पूरा नेटवर्क बना है, फिर और PITB ने NICs एक्सपेंशन प्लान बनाया, और JIK का के अलावा अपना KPK में दुरशल का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। तो ये सारी बेसिक्स हैं, लेकिन इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की सपोर्ट और वो सारी चीज़ें जब आएंगी तब एक इकोसिस्टम बनेगा। हम तो बिट्स एंड पीसेस की बात कर रहे हैं ना, इकोसिस्टम होता है जब ये सारे इन सिंक काम कर रहे हो एक साथ। तो ये आई थिंक इट्स स्टिल मिसिंग। अच्छा, आपने इनिशियली स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन आपने कहा था कि जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसको पता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं है, टर्मोलिटी यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद वो आके इन्वेस्ट कर रहा होता है। सादा जो मसला नज़र आया है कि वो पाकिस्तान के इटसेल्फ अपने ही जो फाउंडर्स के अंदर, या फिर आप कह लो कि पॉलिसी विद इन द या कस्टमर के अंदर थोड़ा सा एक है कि वो कस्टमर को टैप नहीं कर पा रही उस तरह से ना। तो वो उस लेवल के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है, ये नंबर बड़े है कि पाकिस्तान में अनबैंक्ड लोग हैं, बाकी आप कह लें कि डिजिटल भी आपकी ब्रॉडबैंड के कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं, हो रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप उसको लेके आओगे, टैक्सेशन के ऊपर एक तबका उठेगा जो कि कहेगा यार हम टैक्स के अंदर आ जाएंगे, तो वो चीज़ें वहीं की वही रह जाएंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिंस यू पार्ट ऑफ HEC, तो आपका बड़ा इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट के लोगों के साथ, तो वहाँ पे ठीक है NIC बनाना, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें, पॉलिसी को वो कैसे लेके आ रहे हैं, उन स्टेक होल्डर कैसे ऑन बोर्ड कर रहे हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट? अच्छा, इसमें मल्टीपल चीज़ें जो इस वक्त गवर्नमेंट भी कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। पहली बात तो ये ना कि यहाँ पे आपने अगर जिस सेक्टर के पास आप उसको पहले तो ऑटोमेट करने जाएंगे या उसको डिजिटाइज करने जाएंगे, तो एक नेचुरल सी रेजिस्टेंस आती है, बिकॉज वट एवर यू डू आप उसमें कोई कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब आप कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे तो वो जो नॉर्मल एक उसका चल रहा है ना, उसको उस वाली चीज़ पे लाना कि ये जब मैं करूँगा तो आपकी बेहतरी होनी है, वो दिखाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। उसको जब तक वो दिखा देता है तब ही जाके वो कन्वर्ट होता है कि हाँ आप ठीक है मेरे लिए करो। इसी तरह से एग्रीकल्चर हमारा इसलिए ज़्यादातर जो है वो ऐसे होता है बिकॉज वो छोटा फार्मर है, छोटा फार्मर जिसकी पाकिस्तान में आई थिंक एवरेज जो ओनरशिप है कोई 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। अब उस 5 एकड़ पे वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है ना, वही स्टैंडर्ड जो पिछले कोई 100 साल से यूज़ कर रहा है वही यूज़ कर रहा है, वो उससे नहीं आगे बढ़ता। ना ही वो अच्छा सीड पे आता है, ना किसी और चीज़ पे आता है। क्यों नहीं आ पाता? बिकॉज उसको उसका रिटर्न इमीडिएट नज़र नहीं आता, ठीक है ना। यही मसला है जो हमारे ये स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं ना, वो उस यूनिट इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाते। वो एक बड़ा सा फिगर तो बता देते हैं कि हम ये करेंगे, जब इवेंचुअली ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं, जब उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो दे रियलाइज़ कि अच्छा यार, और ये VC को नहीं बता रहे होते, उनको तो ये बताया होता है कि इतनी बड़ी मार्केट है, सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में इसको अगर आपने काउंटर करें ना, तो यहाँ पे ज़रूरत है उन आइडियाज़ की जो कि बेशक बहुत ज़्यादा नए ना हो, लेकिन वो सिमिलर मार्केट्स में अगर ऑपरेट करें, सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जिसमें इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी उन सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छे ऑपरेट कर रहे हैं, वो अपना उस पर जा रहे हैं, बिलियन डॉलर की वैल्यूशन तक जा रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, उनको कॉपी करने की ज़रूरत है। मतलब कॉपी इन अ सेंस कि आप वही मॉडल यहाँ की मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करें, ऑल दो सिमिलर मार्केट है, ठीक है। बजाय इसके कि आप री इन्वेंट द व्हील एंड यू डू एवरीथिंग इंटायरली समथिंग न्यू, जो कि आप बाद में फेल हो, फिर अगेन आपकी प्रॉस्पेक्ट्स नई इन्वेस्टमेंट लेने के जो ना कम हो जाए। तो आई थिंक ज़रूरत इस चीज़ की कि आप ये करें।
जो गवर्नमेंट कर रही है वो इसी तरह के आइडियाज़, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, एक तो आपने पहले जिक्र किया, मैं एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड को इस वक्त लीड कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान में हम 160 मिलियन जो है स्पेंड कर रहे हैं बेसिकली उन स्टार्टअप्स पे डायरेक्टली ये PKR के अंदर है। PKR के अंदर। अच्छा, ये दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली इक्विटी फ्री सीड ग्रांट। इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ग्रांट, ऐसा फंड नहीं था जो कि आपको मिल जाए, आपने वापस नहीं करना। ये लोन नहीं है, ठीक है ना, जो सारे नॉर्मल बैंक लोन्स दे रहे हैं या 5% 10% में दे रहे हैं, हम ये लोन नहीं दे रहे। हम बेसिकली स्टार्टअप्स के अंदर डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फिर हम जो कंट्रोल मैकेनिज़्म ला रहे हैं, जो उसके अंदर हम उसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, वो इसी तरह से कि हमने उन स्टार्टअप्स को डिफरेंट इंक्यूबेटर्स के अंदर जब हाउस करेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 हमारे स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने अवार्ड किया है, उनकी हमने 6 महीने की इंक्यूबेशन करवा के ये सारी चीज़ें इनकलकेट करनी है कि वो उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर बेटर बटन बनाई जाए। अब क्योंकि उनके पास पैसे भी हैं, कुछ एक सीड प्री सीड है जो डिप्लॉय करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटोटाइप तक स्टेज तक आने के लिए, उसके बाद विल टेक देम टू अ स्टेज जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे होंगे, डिफरेंट और जगहों पे हम उनको ले जा रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे वो बता रहे होंगे। तो गवर्नमेंट की लेवल पे ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, जहाँ पे फॉर इंस्टेंस उनको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, सो नेचुरली दे रीच आउट टू अस एंड वी कैन मेक दैट कनेक्शन कि अच्छा जी आप ये वाला काम इस तरह से कर दें। इसी तरह से हुआ था, एक हमारा स्टार्टअप था कैटलिस्ट के अंदर, JK के अंदर, जो कि प्लास्टिक वेस्ट से जो ना LPG गैस बना रहा था। एंड वो एक ऐसा काम था कि आपको अगर वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, खासतौर पे वेस्ट टू एनर्जी का काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा काम है ना, आपको गवर्नमेंट बैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वी वर सिंस दैट टाइम वी वर फंडेड बाय KP गवर्नमेंट, वो जो हमारा इंक्यूबेटर था। तो वी स्पोक टू द गवर्नमेंट पीपल एंड हमने कहा कि जी इनको आप फंडिंग दिलाएं ताकि ये कोई इसका काम कर सके। सो चीफ मिनिस्टर उस वक्त के जो थे, उन्होंने उनको फंड किया, वो रिंग रोड पेशावर में उनका प्लांट लगा। तो इस तरह की जो इंटरवेंशंस हैं वो गवर्नमेंट्स कर रही होती हैं। गवर्नमेंट्स भी you'll be surprised कि दे आर रियली लुकिंग इनटू सपोर्टिंग दिस पीपल, ठीक है, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज, मीन्स कि हम किस तरह से हेल्प करें, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपको पता है पब्लिक मनी जो है वो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। तो गवर्नमेंट कैन डू सो मच, लेकिन वो वाला अपना एक कह लें कि इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, जिसको फिर देन प्राइवेट सेक्टर ने आके लेके आगे लीड ऑन करना है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? आपने बताया 160 मिलियन गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, ये एनुअल 160 मिलियन 160 मिलियन जी। तो ये एनुअल बेस है या फिर और ये फंड बार बार रिन्यू हो रहे होंगे? और सेकेंडली प्रोसीजर क्या है? कोई बंदा स्टार्टअप अच्छा आइडिया है तो हाउ ही कैन यूटिलाइज दोज फंड? अच्छा, वो तो इस वक्त जो हमारा करंट हो चुका है वो तो दोनों राउंड्स थे हमारे, दोनों राउंड्स इस वक्त कंक्लूड हो चुके हैं। जो भी उसमें से विनर्स होने थे, वी हैड अबाउट कोई 20,000 एप्लीकेंट्स इन 2 राउंड्स, और वो पूरे पाकिस्तान से थे, डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ के थे। वो बहुत सारे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ अमेजिंग आइडियाज़। कोई एक ऐसा था जो कि कोल्ड चेन के अंदर जो है डिस्ट्रप्शन ला रहा था, जिसमें आप जो बहुत बड़ी एक आपको प्रॉब्लम होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, आप जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसा कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आपको पूरी कोल्ड चेन डेवलप करनी पड़ती है कि उसको आपने उनके थ्रू लेके जाना है। एंड ही वाज क्रिएटिंग अ केमिकल, एक मैकेनिज्म बना रहा था जिससे वो उसको अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद लॉन्गर शेल्फ लाइफ और विदाउट दैट कोल्ड चेन। तो इस तरह के बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जो कि आपको बच्चियों को जो है वो सेल्फ डिफेंस की और इस तरह की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको ये अपना स्कूटी और इस तरह की बाइक्स और डिफरेंट चीज़ों को चलाने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और उन सोशल इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं जो कि मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि शायद ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो बहुत सारे स्टार्टअप्स इन चीज़ों पे सोच रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है अभी इस वक्त चल रहा है, लेकिन इसका नेक्स्ट गवर्नमेंट में नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके अंदर इसकी फर्दर एक रिन्यूअल के लिए हम तो कोशिश करेंगे कि हम इसका फर्दर, इसका बल्कि बेहतर वर्जन जो है, बेहतर मॉडल जो है, क्योंकि हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर एक सोल्यूशन, एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको आगे ले जाया जाए। कंसिस्टेंसी की जो मैंने बात की शुरू में ना, कि अगर आप कोई अच्छा प्रोग्राम करें, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स जो कि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुए, और आई विल गिव द क्रेडिट टू बोथ द गवर्नमेंट्स। आई मीन
पीटीआई और पीएमएलएन की दोनों गवर्नमेंट्स ने इसको कंटिन्यू किया है। और दोनों गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से इसमें जो इनपुट दे सकते थे, जो उनको बेहतर कर सकते थे, दोनों गवर्नमेंट्स ने किया। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसमें ना गवर्नमेंट से आ रही होती हैं कि इन पे कोई जो है ना खराबी हो, ना ही जो ऑफिसर्स होते हैं। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये चीज़ एक हकदार के पास जब जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो ये है, लेकिन इसका नेक्स्ट फेज जो आएगा इंशाल्लाह फिर लोग फिर से अप्लाई। अच्छा, वन ऑफ द की थिंग्स जो आपने मेंशन किया कि आप लोग जो प्रोग्राम लॉन्च करोगे उसके अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म लेके आओगे, वहाँ पे आप यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक करोगे। अब यूनिट इकोनॉमिक्स से बात करते हैं तो पाकिस्तान में बड़ा फेमस स्टार्टअप था एयर लिफ्ट ना, तो उसके ऊपर कुछ मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, तो वहाँ पे वो देवर क्लेमिंग के कुछ नंबर्स आगे पीछे थे। तो एयर लिफ्ट जिसने अच्छा खासा आपने कैपिटल सिक्योर किया राउंड 1 में भी, राउंड 2 के अंदर भी जाके, तो वो अगर स्टार्टअप भी जाके फेल होता है तो बड़ा एक डिसहार्टनिंग नहीं होता? वो जो उनको अपना एक एडमायर या बेंचमार्क बना रहे होते हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो आपके ख्याल में उसकी रीज़न क्या है? एयर लिफ्ट मतलब वो कहाँ पे गलती करी है? आई थिंक इसकी इट्स अ सैड जो स्टेट ऑफ अफेयर्स की एक कितना बड़ा स्टार्टअप जिसको हम वी वर आइंग इट एज अ नेक्स्ट यूनिकॉर्न, और हम समझ रहे थे कि शायद ये यूनिकॉर्न बनने बड़े फास्ट ट्रैक पे थे यूनिकॉर्न बनने में। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू जो रीजंस बहुत जगहों पे कोर्ट भी हुए हैं, बहुत सारी उसकी पोस्टमार्टम्स हुए हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट्स हुई हैं। आई नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट जनरली मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई इस तरह का चीज़ हो रही होती है, पिल्फरेज इज़ वन ऑफ दोज इश्यूज़ कि जब आप एक इन्वेस्टर बाहर बैठा है, उसके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। वो तो यही सोच रहा और समझ रहा होता है कि यहाँ से जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है ना, इकॉनमी प्रॉब्लम में है, तभी थोड़ा सा डाउन टर्न है, लेकिन इट विल रिकवर और ये ग्रो करे, नंबर्स ग्रो करे। उसमें फिगर फजिंग भी होती है, उसमें वेयर हाउसिंग की जो अपना आप इन्वेंट्री की एक परसीव्ड वैल्यू बता देते हैं, और इस तरह की बहुत सारी ये जो टर्म्स होती हैं जिससे आप कुछ हद तक, कुछ टाइम तक तो किसी को कह लें कि आप होल्ड ऑन कर सकते हैं इन्वेस्टर को या बाकी लोगों को। लेकिन लॉन्गर रन जब तक वो चीज़, जैसे मैं आपको कहा ना, जब तक वो चीज़ यूनिट इकोनॉमिक्स में फिक्स नहीं होती वो नहीं चलेगी। चाहे आप उस पर ये 80 मिलियन ना, बल्कि आप जो है ना 1 बिलियन इन्वेस्ट कर लें, जब तक वो डाउन टू द जो बेसिक है वो ठीक नहीं है। और बेसिक्स के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये बिजनेस विदाउट दिस मनी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। ये मेरा जो एक कह लें कि गेज करने का तरीका है ना, कि अगर फॉर इंस्टेंस आपका बिजनेस जो है, आपने इस वक्त विदाउट एनी मनी आप अगर इसका कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट बूटस्ट्रैप इट। और ये मैं मतलब इन्वेस्टर्स को भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान में उन स्टार्टअप्स में फंड करें जो इनिशियली बूटस्ट्रैप्ड है, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत करके सीखा है। जब करके सीखा है तो उन्होंने कुछ ना कुछ हर्डल्स फाइंड किए, उनको फिक्स किया है, बेसिक स्ट्रक्चर अपना ठीक किया। उसके बाद आप जब उस पर इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वो इन्वेस्टेबल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि हम हाइप पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उन हाइप पे लिफ्ट किया, हाइप पे इन्वेस्ट किया, प्रॉबली फाउंडर्स पे इन्वेस्ट किया। एंड टू नो मेरी कोई पर्सनल उनके साथ कोई भी नहीं है, ना ही मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप सिर्फ फाउंडर्स या सिर्फ आइडिया के बजाय डाउन टू जो बेसिक्स हैं वो अगर कोई इन्वेस्टर देखता उसको, और शायद वो ना करता, और बहुत सारे लोगों ने स्किप किया, और बहुत सारे लोग बाद में पछता भी रहे थे कि अब जब बीच में बूम आ रहा था, आई मेट अ फ्यू पीपल जिन्होंने कहा कि यार हमें एयरलिफ्ट ऑफर हुई थी एंड वी स्किप्ड, ठीक है। उस वक्त वो पछता रहे थे, लेकिन उसकी 6-7 महीने बाद जब उन्होंने बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा देखें मैं उस वक्त कह रहा था कि आई स्किप, तो मैं पछता था, लेकिन नाउ आई फील कि शायद कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि मैंने नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हुई उस वक्त। अच्छा, अब बात करें इंडिया, हमारे जैसे तकरीबन लोग हैं वहाँ पे सेम मेंटालिटी कि वहाँ पे अगर लेट्स से टेक्नोलॉजी आ रहा है तो इतनी जल्दी अडॉप्ट लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेम मेंटालिटी है कि यार टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि क्या हो जाने वाला है। लेकिन इंडिया जैसा मुल्क है वहाँ पे बड़ी जल्दी से स्टार्टअप वगैरह बड़ा आपका बूम कर गया। तो पाकिस्तान के अंदर वो क्या चीज़ें गवर्नमेंट थोड़ा बहुत काम कर रही है, इंडिया ने ऐसे क्या डिफरेंट किया कि वहाँ पे स्टार्टअप उनका बूम कर गया? अच्छा, आई नो अ लॉट ऑफ इंडियन फाउंडर्स, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि मेरे साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स में, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में रहे। एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ ना, अब देखें आप जब
सबसे ज़्यादा जो एक सिटी वाइज एक किसी जगह पे यूनिकॉर्न्स है ना, वो तो अभी भी सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। you'll be surprised कि सेकंड नंबर पे बीजिंग के अंदर है, ठीक है, और उसके तीसरे नंबर पे बेंगलुरु के अंदर है। जो बेंगलुरु का इकोसिस्टम जितना मुझे इंडियन फाउंडर्स ने बताया, उन लोगों ने बताया, दे हैव क्रिएटेड एन एंटायर मिनी सैन फ्रांसिस्को देयर, ठीक है ना। उन्होंने अब सारे जो बड़े की प्लेयर्स हैं, अब वो वहाँ पे जगह लेने के लिए जो ना मारे मारे फिरते हैं कि हमें इस जगह पे प्लेस होना है। तो इंडिया की जो एक समझ लें कि ओवरऑल इकोसिस्टम है, उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स, उन्होंने अपनी बाकी सारी चीज़ों को इस इकोसिस्टम पे इफेक्ट नहीं होने दिया। हम क्या करते हैं, हम जब कोई चीज़ एक ख़राब हो रही होती है तो हम हर चीज़ तबाह करने के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। हमारा एक कोई पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो हम बाकी सारी चीज़ें भी जो ना वो उसी तरह से आगे चली जाएंगी। इंडिया का एक उनको एक एडवांटेज है, दे हैव अ मतलब एक सस्टेन्ड उनकी डेमोक्रेसी है फॉर लॉन्गर पीरियड जो कि कंटिन्यू की है। दे हैव अ ह्यूज इंटरनेशनल सपोर्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक दुनिया की लार्जेस्ट एक डेमोक्रेसी है। दूसरी उनके जो अपना फॉरेनर्स जो इंडियंस बाहर रहते हैं, जो उनको वो मेरे ख्याल में NRI कहते हैं, पता नहीं क्या उनका नाम, जिस तरह से हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, तो वो लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी इंडियन उस इकोसिस्टम को भी। एंड आपने नोटिस किया होगा कि बाहर के जो कंपनीज होती है वो सारों ने अपने कॉल सेंटर इंडिया में क्यों रखे होते हैं। सेम है ना, पाकिस्तान की जो एक्सेंट है वो इंडियन एक्सेंट में कौन सा फ़र्क है, वो कॉल सेंटर पाकिस्तान में क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज जब वो लोग वहाँ पे होते हैं, दे सेल देयर कंट्री, राइट। वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके वो अपनी कंट्री को वापस देते हैं, वहाँ पे चीप लेबर ढूंढते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर है कि इंडियंस जो पूरी दुनिया में हैं वो सारे अपनी उस इकोसिस्टम को फीड इन कर रहे हैं, और दे रियली प्रेफर टू कम बैक एंड सर्व द कंट्री, और वहाँ पे आके वो अपनी बिजनेसेस कर रहे, और ग्लोबल माइंडसेट है। हमारा अनफॉर्चुनेटली रहा ये है कि हमारा ज़्यादा हद तक लोकल माइंडसेट है, ठीक है ना। फॉर मेनी रीजंस हम शायद समझते हैं कि बस यहीं पे प्रॉब्लम ये हल हो जाए, तो क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए भी हम शायद वो उस तरह से, लेकिन इंडिया के शुरू से दे बिल्ड इन इंडिया, दे शिप वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और उसकी वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो सारी चीज़ें वो बाहर से आ रही हैं। हम क्योंकि अभी भी लोकली नहीं प्रॉब्लम हल कर सके, तो हमने ग्लोबल अभी क्या सोचना है। उसकी रीज़न ये भी है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो जैसा पाकिस्तान की अगर आपकी 24 करोड़ की है तो इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो परसेंटेज बाहर जाती है, वो ज़्यादा परसेंटेज ऐसे है, ही, तो लिंक ज़्यादा होते हैं, वो दोबारा बिजनेस इंडिया लेके आ रहे होते हैं। पाकिस्तान है वो चीज़ थोड़ी सी रहती है। सेकेंडली इंडिया की पॉलिसी वाइज बड़ी ज़बरदस्त है, जो कुछ भी हो जाए हम सेम तरह के लोग हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो रीजन लेवल पे हो रहा है, उनकी प्रोविंस के अंदर हो रहा है। उनकी प्रोविंस की जो पॉलिटिकल है ना पॉलिटिक्स, वो आपके इंडिया नेचर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। बिल्कुल आपकी फॉरेन पॉलिसी सेम है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, आपकी बाकी जो क्या कहते हैं एक इकोनॉमिकल पॉलिसी वो भी सेम है, आपको कोई नहीं छेड़ने वाला। ITU बड़ी अच्छी एग्जांपल है इंडिया के अंदर। अब ITU इतना सक्सेसफुल क्यों है वहाँ पे इंडिया के अंदर कि जो मर्जी आ जाए गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट का लेना देना है ही नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो उसको चला रहे हैं, तभी वो जाके वो चीज़ क्वालिटी चीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, NIC भी बना दी, फंड भी लेके आ गए, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही? अगर पाकिस्तान के स्टार्टअप की बात करूं, क्योंकि अब देखा जाए ना पाकिस्तान में स्टार्टअप में हो क्या रहा है यार, E-कॉमर्स करना है, अब एक ही E-कॉमर्स है, नाम बदल बदल के सारे वही कर रहे हैं, ठीक है। अब फिनटेक के अंदर है, सादा पे, नया पे, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, मैं कौन सी यूज़ करूँ, मुझे डिफ्रेंशिएट कस्टमर एजुकेट नहीं हो पा रहा। तो अगर आपके पास कोई इस तरह के स्टार्टअप आते हैं तो आप उनको गाइड करते होते यार ये तो यार वो स्टार्टअप रेप्लिकेट हो रहा है, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आप कैसे एजुकेट करते होते? अच्छा, इसमें देखें, किसी भी आप जब एक मार्केट के अंदर जहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे हो ना, तो आप डिस्करेज नहीं करते कि देखें ये ऑलरेडी हो रहा है तो आप ना करें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट जो अनटैप्ड होगी। अगर दूसरा कर भी रहा है तो आपको भी करना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि आपने जो है ना उनके साथ compete करना है, बल्कि हो सकता है आप दोनों कुछ मार्केट वो कैप्चर कर ले, कुछ आप कर लें। हाँ, जहाँ पे कस्टम जो अपना एंड यूज़र की एजुकेशन की बात है ना, वो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इस वजह से भी रहता है कि हमारी एक ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक नॉर्मल मीडिया देखती है, ठीक है ना, जो आपके टीवी पे आ रहा होता है,
और एक एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑब्वियसली देखती है फेसबुक, ट्विटर और बाकी उस सोशल मीडिया को भी देखती है। लेकिन अगर तो वो मार्केट उसको कर रहे हैं जिसके लिए बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा बहुत कम एडवर्टाइजमेंट, बहुत कम जो है उस मीडिया के थ्रू आ रही है। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक्सपेंसिव क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि वो उन्होंने जो यहाँ पाकिस्तान में जो एक समझ लें कि मेजर जो एक एडवर्टाइज़र है वो गवर्नमेंट है, ठीक है? और उसके बाद जो मेजर एडवर्टाइज़र्स हैं वो एफएमसीजीज़ हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जब ये बेसिक उनके मेजर एडवर्टाइज़र्स हैं, तो जो एक स्टार्टअप होता है वो तो उस लीग में नहीं आ पाता। वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक से एक्वायर करेगा कस्टमर, आपके डिफरेंट और मैकेनिज़्म से, या स्टार्टअप पाकिस्तान के थ्रू एक्वायर करेगा, या किसी और जो ना प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्वायर करेगा। तो उसके लिए तो वो प्लेटफॉर्म ओपन ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो खास तौर पे हम जिस तरह के रन करते हैं प्रोग्राम, जो मैंने जीआईके में भी जो रन किया था, उसमें हम कोशिश ये कर रहे होते थे कि एक स्टार्टअप अगर के अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन अगर कर रहा हो, हम उसको इनकरेज कर रहे होते थे कि आपने कस्टमर को एजुकेट भी करना है। कस्टमर पहले तो कस्टमर से ही ये चीज़ आनी चाहिए जो आप एक हल करना चाह, जो आप सोल्यूशन लाना चाह रहे हो। वो बेसिकली ये नहीं है कि यू बिल्ड एंड यू देन यू नो गो एंड फाइंड अ बायर। इसका कौन होगा? यू गो टू आस्क कस्टमर उसको क्या चाहिए, यू बिल्ड ऑन इट। आप बिल्ड करें, देन यू गो बैक और फीडबैक लूप क्रिएट करें, देन यू डू दैट। तो वो जो एजुकेशन वाला पार्ट है वो इनिशियली स्टार्ट वहीं से होना चाहिए कि आप वहाँ से पहले जाएं, पूछें, देन यू गो, और फिर वहीं से वो बढ़ेगी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो उस तरह से, लेकिन ये मार्केट भी छोटी है ना। जब तक बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स यहाँ पे आएंगे, अभी एक मैं रिसेंटली देख रहा था, क्योंकि बहुत सारी अभी इस वक्त स्टार्टअप के कल्चर के अंदर, स्टार्टअप के बूम के अंदर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। उसमें अभी रिसेंटली एक जेएस बैंक का एक चल रहा था ज़िंदगी प्राइस के नाम से, एंड दे वर प्रमोटिंग इट रियली वेल। वो बहुत अच्छा एक उसको लेके चल रहे थे। उस वजह से बहुत सारे लोगों की प्रमोशन, बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग उस मेन स्ट्रीम में शायद आ रही थी जो पहले नहीं आ पा रही थी, ठीक है ना? तो इस तरह के हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात उन स्टार्टअप्स को उन जगहों पे ले जाने के लिए या तो गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे अगर उनको किसी फॉर इंस्टेंस किसी जगह पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको वैसे नॉर्मली वो बूथ नहीं लेके पा रहा, तो ये एनआईसीज़ और हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी लोग जो हैं, वो वाली सपोर्ट उनको प्रोवाइड करती हैं। अब एनआईसी और इग्नाइट वालों ने तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इसमें भी लिए हैं कि लोगों को बाहर जहाँ पे लेके जाना होता है किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहाँ पे कोई बूथ लेके देना होता है, तो वो उनको फंड कर रहे हैं। और दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ वेयर दिस ऑल सिस्टम विल एक क्रैंक इन होगा। उसके बाद जाके एक इकोसिस्टम हमारा बिल्ड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देना है, आप वो फ्लेवर भी देना है, आपने उनको यहाँ पे लोकल इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट भी करना है। तो हर बंदा अपने अपने तय अपने अपनी जो उनकी रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमें ये जो हाथी है ना, जिसे मैं बड़ा समझता हूँ कि इस हाथी को हिलाने के लिए सारे लोग जब एक ही समत में उसको लगाएंगे ना, तभी जाके सीधा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, पाकिस्तान जितने भी आप स्टार्टअप उठा के खंगाल लेना, आपको एक नज़र आएगी वो बड़े इजी तरीके पे काम कर। ई कॉमर्स क्या है कि आपको एक कस्टमर बैठा है, बस उसको खाना पहुंचाना है, सिंपल, या पे कपड़े पहुंचाने, ठीक है। इसको मैं एक अपनी टर्मिनोलॉजी में कहता होता हूँ, सॉफ्ट किस्म का ना आपका स्टार्टअप है, ठीक है। एक हार्ड स्टार्टअप मैं क्या कहता होता हूँ कि आप कोई रियल टाइम काम कर रहे हो। जिस तरह से यूरोप के अंदर है, आप उठा लो, इटली जर्मनी को उठा लो, जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, गाड़ियों की कंपनी मर्सिडीज़ वगैरह, छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे छोटे वहाँ पे लोकल है जो कि स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं और वो जाके उनसे कंपनी परचेज कर रही है। तो पाकिस्तान में 4-5 साल से मैं बड़ा एग्रेसिवली फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कोई नहीं देखा कि किसी एक रियल टाइम पे कोई यहाँ पे कोई इक्विपमेंट या कुछ बना के ना किसी वहाँ पे जाके प्लेस हो रही है। हम कर क्या रहे हैं, सिंपल, हाँ, उसकी हमने रीजन है अगेन हमारी नंबर क्या है कि यार बैंक 17% है, बाकी अनबैंक है, हम यहाँ पे काम करना है, इतने परसेंट ब्रॉडबैंड नहीं किया, वहाँ पे ई कॉमर्स लेके आना है। अभी वो टाइम लगेगा प्रोपेगेट करते हुए कस्टमर के अंदर, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा? अच्छा, यहाँ पे एनआईसी वगैरह काम कर रही है इसके अंदर। उसकी एक मेजर रीज़न जो है ना, वो देखें, कहीं पे भी जहाँ पे आईटी ने या स्टार्टअप्स ने पेनिट्रेट करना होता है और एक इनिशिएट होना होता है, तो जो पहली वेव होती है ना, वो यही बेसिक्स की होती है कि आपने डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने अनबैंक को बैंकिंग में ले आए, आपने जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, जो किराना जिनको हम कहते हैं, उनको आप जो है डिजिटाइज कर दिया, आपने उनकी लॉजिस्टिक्स जो थी, जो वैसे नॉर्मली वो जाता था दुकान बंद करके और जाता था अपना सामान लेने के लिए, उसको आपने
ऑटोमेट करके ऐप पे ले आए कि ऐप के थ्रू ऑर्डर करो, तुम्हें यहीं पे डिलीवर करके जाएगा। ये जब भी कोई मार्केट इनिशियली टेक ऑफ करती है तो वो सबसे जिसे कह लें ना कि लोअर हैंगिंग फ्रूट के पास जाती है, और उसके बाद ये जो जिसको आप हार्ड मार्केट कहते हैं ना, जो हार्ड स्टार्टअप, उनको कहते हैं एक्सेप्शनली इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है ना, वो एक बहुत ही जिसे कह लें कि बहुत बड़ी कोई इनोवेशन उसके अंदर ला दें, वो तब आती है, वो थोड़ी सी लेटर स्टेज पे आती है। उसकी मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि वो किस जगह पे आके आपको हिट करेगी और कहाँ पे वो यूज़फुल होगी। पहले जब आपने ये सारा बेस बना लिया ना, बहुत सारे लोग आपके उस इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन गए। नाउ यू हैव पीपल ऑन दैट प्लेटफॉर्म्स, ऑन साइट्स, जो कि अब उनके ऊपर बेसिकली उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सॉल्यूशंस बनते हैं। आपने अगर फॉर इंस्टेंस सारे लोगों को आपने ले आए उसके ऊपर डिजिटल B2B लॉजिस्टिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट कर दिया आपने। डॉक्यूमेंट कर दिया, अब आप B2B लॉजिस्टिक्स में जब AI लगाना चाहेंगे ना, AI का सोल्यूशन निकालना चाहेंगे, अब आप उसमें रूट मैपिंग में जाएंगे, अब आप उसमें उसकी फोरकास्टिंग पे जाएंगे कि इस रिटेलर को इतना माल चाहिए होता है, इतनी चीज़ चाहिए होती है, इसका मतलब इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतनी है, महीने में इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतनी है, तो इसके लिए बैंक का जो सोल्यूशन है उसको इसी के साथ अलाइन करना है कि इसको जो फाइनेंस कर रहा हो वो सोल्यूशन इसके मुताबिक बन रहा हो। लेकिन वो तब आएगा जब आपके पास पहले ये बेस बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपने अगर बाहर देखी हो कि जो बहुत बड़े एक जिसे कह लें कि एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव आइडियाज़ होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी से कैसे आते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि रिसर्च हो रही होती है, R&D हो रही होती है, ज़्यादातर पाकिस्तान में भी रिसर्च और R&D हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैंने भी बड़ा टाइम गुजारा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रिसर्च और R&D और बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस बिल्ड हो रहे होते हैं। तो क्वेश्चन है इसके, वो उन स्टार्टअप्स के अंदर, उन चीज़ों के अंदर नज़र हमें क्यों नहीं आ रहे? उसका सबसे बड़ा मेजर जो रीज़न है ना, यहाँ पे आईपी की जो एक कह लें कि इन्फोर्सेबिलिटी है, कि आपने फॉर इंस्टेंस एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली, अब वो जो प्रोफेसर है, वो जो रिसर्चर है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। बेसिकली वो अपनी जो आईपी है वो लोन करेगा या वो उसको सेल करेगा किसी स्टार्टअप को, वो उसके ऊपर बिल्ड ऑन करेगा, जिसके ऊपर अगेन या तो वो उसको सेल कर देगा या रॉयल्टी ले रहा होगा, कुछ इस तरह की कर रहा होगा। पाकिस्तान ऑल दो के वाइपो का मेंबर है वर्ल्ड आईपी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एक तो आईपीओ की कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, अलग कोई इन्फोर्सेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फॉर गॉड से अगर कोई कर भी ले, फॉर इंस्टेंस किसी को लिटिगेशन आ भी जाए, तो बड़ा मुश्किल है जो है ना इसको वो प्रूव करना कि जी, खासतौर पे आईटी के सोल्यूशन के अंदर कि हाँ जी ये इसने इन्फ्रिंजमेंट किया। इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि उस लोअर हैंगिंग फ्रूट की तरफ जा रहे हैं, जो कि उनको शॉर्ट टर्म के अंदर इनकम दे रहा है, इनको एक कह लें कि बिजनेस डेवलप करके दे रहा है। ये वाली चीज़ें तब आएंगी जब ये ब्रिक्स एंड जो ये है ना हमारी सेट होंगी, यानी कि ये ब्रिक्स किसने लगानी है? ये गवर्नमेंट ने लगानी है। क्या आपने आईपी का अपना सेटअप स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी स्पेशल कोर्ट्स बनानी है उसकी, ताकि उसकी इन्फोर्समेंट हो सके। फिर उसके बाद यही एजुकेट करना है आपने डाउन द लाइन, कि अगर आप आईपी बनाते हो, फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ जो आईपी बना रही हैं, वो कहाँ जा रही है? उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? हम जब इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ R&D पे खर्च करें, रिसर्च पे खर्च करें, वो क्या अमाउंट पे जाते हैं, क्या अमाउंट करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? तो जब तक हम उसकी इन्फोर्समेंट ठीक नहीं बनाएंगे, तब तक वो देंगे नहीं अपनी चीज़। वो बेशक किताबों में पड़ी रहेगी, लाइब्रेरीज़ की जो है ना शेल्फ में पड़ी रहेगी, वो रियल उस मार्केट में नहीं भेजेंगे। जब तक उनको नज़र ना आ रहा हो कि हमें इसका इंसेंटिव, इसका कोई फ़ायदा होना है। फ़ायदा तब होगा जब उनको उसका रिटर्न, उसकी इन मनी टर्म जो है ना वापस आना शुरू होगा। तो वो जो एक्सेप्शनल और जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सॉल्यूशंस की, आइडियाज़ की आप बात कर रहे हैं ना, वो वहाँ से आने। वो इस तरह से नहीं आने कि बल्कि ये एक अभी रिसेंटली आई वाज़ रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें ये था कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स है, वो हर साल पता नहीं कितने हंड्रेड्स पैटेंट्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना? पाकिस्तानी स्टार्टअप्स सिर्फ क्या जो है 30 मिनट के अंदर डिलीवरी और 45 मिनट के अंदर जो डिलीवरी पे फंसे हुए हैं, क्या यही इन्होंने करना है? और इवेंचुअली जब वो डाई आउट होते हैं, जब वो मतलब बंद होते हैं, तो उनके पास लिक्विडेट करने के लिए बचता कुछ नहीं है, क्योंकि आईपी तो है कोई नहीं, बनाई कुछ नहीं। तो ये वाली चीज़ अगेन इंडिया को अगर आप स्टडी करें, तो इंडिया के अंदर अगेन दे हैव दैट सिस्टम कि वो उसको या तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ
कंपनीज जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाके वो R&D बिल्ड कर रही होती हैं। यहाँ पे बड़ी कंपनीज कुछ कर रही हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी डॉलन्स हो गई, आपकी बाकी कंपनीज हो गई, दे गो टू यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने कोई सोल्यूशन बिल्ड करवाना होता है तो वो सोल्यूशन बिल्ड कराने के लिए उनको एक देते हैं कि हमें ये वाला प्रॉब्लम है, ये इस तरह का सोल्यूशन हम चाहते हैं, वो कर रहे हैं। स्टार्टअप्स अभी भी उस स्टेज पे नहीं आए कि जब वो पैसे उठा के, बैग्स उठा के जाए यूनिवर्सिटीज़ के पास कि वी आर फंडिंग यू, दिस विल फंड दिस इंटायर रिसर्च, आप हमें ये वाला सोल्यूशन इस चीज़ का करके दे दें। फॉर इंस्टेंस कोई एक डिलीवरी सर्विस हो, वो अगर सेंटिमेंट एनालिसिस का या उसके ऊपर जो आपका फीडबैक है, जो आपका अपना वो है रेस्टोरेंट है, उसको कोई AI बेस्ड कोई असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही हो या कोई इस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हो जिसमें उनको अपनी सारी जो कह लें कि ह्यूमन रिसोर्स के रिप्लेसमेंट का कोई मैकेनिज्म बन रहा हो, यहाँ पे जो R&D करनी है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ ने करनी है, ठीक है? और वो यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली आएंगे इसी तरह से फंड करेंगे और वो इवेंचुअली करेंगे। व्हाट एक्चुअली यू सेइंग कि चीज़ें पड़ी हैं पेटेंट, लेकिन उनको इंसेंटिव मिल नहीं रहा तो वो चीज़ें बेच नहीं रहे, तो उसमें ऐसे। कुछ ना कुछ इक्विटी के चीज़ें नहीं हो सकती कि लेट्स से 5% 10% इक्विटी उनकी हो जाए, क्योंकि चीज़ उनकी है ना वो करके। अगेन आपकी बात से बाय एंड लार्ज एग्री करता हूँ, लेकिन छोटा जो परसेंटेज है ना, ठीक है 90% यहाँ पे काम करो, 10% भी जो लोग हैं ना, जो क्रीम है पाकिस्तान की, क्रीम इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं और वो उसके अंदर ये काम नहीं कर रहे, वो सिंपल जो कि अच्छा लगता होता है वो बस वो पॉइंट ऑफ व्यू से बस वर्ड्स ना कि इतने मैंने कस्टमर रहते हैं अनटैप, इनको मैं कर लूँगा जाके, यहाँ पे मेरा बिजनेस बड़ा वो चलेगा, और वो सारी अजम्पशन पे होती है। अगर वो कस्टमर जाके मेरा इंटरनेट यूज़ करने लग जाएगा, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो जाके करियाने की दुकान से नहीं जाके अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तब जाके बिजनेस उसका पॉजिटिव होता है। और वो टू बी ऑनेस्ट 4 से 5 साल या 10 साल उस पर लगेंगे कंप्लीटली नहीं पेनिट्रेट होते हुए। तो उसके बाद आप पाकिस्तान के फ्यूचर कैसे देखते हो स्टार्टअप का? ये चीज़ें कीप इन माइंड, ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप कैसे देखते हो पाकिस्तान? आई थिंक पाकिस्तान का जो भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर है ना, दे वेरी, मतलब इंक्लूडिंग मी, दे वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल, और मैं भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस इकोसिस्टम के बारे में कि दिस विल पिक अप बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डिजिटाइजेशन का या डिजिटल जो है ना टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन ना हो और लोग इसी तरह से चलते रहे। होना है, लेकिन किस स्पेस पे होना है दैट विल बी डिटरमाइंड हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे और डिफरेंट पॉलिटिकल और जो बाकी चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो उससे डिटरमाइन होगा कि पेस क्या होगा। लेकिन जो इवेंचुअलिटी है वो यही है कि हमने लाजमी इतनी बड़ी मार्केट जो है वो अनटैप्ड नहीं रह सकती, फॉर लॉन्गर पीरियड नहीं रह सकती। ऑल्दो ऐसा होगा 1 स्टेप फॉरवर्ड जिस तरह से अभी हुआ है हमारे साथ, और 2 स्टेप बैकवर्ड, लेकिन इवेंचुअली विल ब्रेक दिस साइकिल। और हम जब बहुत दफ़ा फेलियर्स फेस कर लेंगे तो इवेंचुअली विल लर्न फ्रॉम दोज फेलियर्स और हमारी मार्केट आगे जा रही होगी। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इसमें। मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि एक डूम एंड ग्लूम वाला सिनेरियो, जो कि बहुत सारे लोग इसको एज अ स्केयर जो है ना बेसिकली के तौर पे यूज़ करते हैं कि जी सब कुछ ख़राब हो रहा है, बहुत कुछ जो है ना बुरा हो गया, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जब जहाँ पे बहुत कुछ ख़राब हुआ है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं दे वुड इवेंचुअली एट सम पॉइंट कंपाउंड। उस कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद हमें कोई ना कोई बेटर चीज़ नजर आने शुरू। इसमें जो मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चीज़ें ठीक है टेक्नोलॉजी ने पेनिट्रेट करना है, लेकिन साथ में जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, वो चीज़ जो पर टाइम लगता है। जो हमारे पेरेंट्स है या फिर हमारे एल्डर सिबलिंग्स है जिनकी एज तकरीबन 45-50 है, जो कि हार्डली स्मार्टफोन कम यूज़ करते होते हैं, वो भी कतराते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए, जाके वो प्रेफर करेंगे जाके ले लें, ठीक है। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप मार्केट साइज निकालो जहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी है, लोग आपके एक बैंक में अकाउंट भी है, वो भी आपका यूज़ नहीं कर रहे, वो कब करेंगे? जो मेरा अपना एनालिसिस है कि जब आपकी जनरेशन चेंज होगी ना, जो कि हमारे अभी जनरेशन जी आके आगे जाकर ओवरटेक करेगी, तब जाके वो चीज़ें उस तरह से बूम करना शुरू करेगी। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। यू माइट डिसएग्री। आप अगर इंडिया को देखें ना, अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया में तो बड़ा सा वो कल्चर, आप जाके वो नारियल भी खरीदो ना खोके से जाके, वहाँ पे आपको वो अभी हुआ है। अच्छा, पहले नहीं था इस तरह से ना, जो इनका एक मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन उन्होंने की, अपना 5,000 के नोट की जो उन्होंने बंद कर दिए थे, और उसके बाद उन्होंने लोगों को जब नए नोट की तरफ लाइन पे लगाया और साथ उनको डिजिटल सिस्टम के अंदर इनबिल्ट किया। जब मजबूरी बना देते ना आप किसी की, वो मजबूरी में तो वो लाजमी आएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। जब हमने देखें पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारा सारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो ऑनलाइन होगा।
इवन टू द जो अपना आपके स्कूल के लेवल तक कोविड ने हमें वो एक्सेलरेट कर दिया उस चीज़ के अंदर कि हम अब सारा जो करिकुलम था एवरीथिंग वेंट टू दैट, और लोगों ने पूरा साल जो है वो उसके थ्रू पढ़ा भी, सब कुछ किया, वो हुआ। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है ना जहाँ पे आपकी मजबूरी बन जाती है, और ये होगा, ये दिस इज़ इनेविटेबल कि आप जो इंडिया वाले मॉडल है ना, इवेंचुअली वो यहाँ पे होगा कि आप जब नारियल लेने जाएंगे तब भी आपको स्कैन करके आप वो कर सकेंगे। कब होता है ये वाली बात आपकी ठीक है कि शायद हमारा पेस उनसे थोड़ा सा स्लो होगा, और वो जो आप जेन जी आती है उसमें शायद ये ज़्यादा पोटेंशियल हो कि वो इनको एक्सेलरेट कर ले। उसमें 2 से 3 चीज़ें जेन ज़िंग तो करना है, जो करना ही करना है ना, लेकिन साथ में जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर हैं मुल्क के, आप अगर, क्योंकि सारी बात है, उनको डर है कि आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, हमें टैक्स देना होगा, सारी की सारी चीज़ वहाँ पे जाके होती है। तो वो आपकी एक कंट्री नेशन वाइड आपकी पॉलिसी बनेगी, सारे स्टेक होल्डर बैठेंगे, जिसमें आपका जो कि इन्वेस्टर टाइप है, जो कि पेरेंट्स से नंबर मांगता है, उससे वो तबका और आपके एजुकेटेड लोग, तब जाके वो चीज़ें बनेगी, लेकिन तब जाके स्टार्टअप पोटेंशियल है, नो डाउट पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है ना, जब वो उस स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सारे लोग आएंगे एंड दे ऑल कम टू दैट सेम पेज पे जब आएगी बात। अभी एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हुए हैं, जो ये SIFC के नाम से एक मॉडल क्रिएट हुआ है कि अपनी जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हो गए, सिविलियंस हो गए, वो फैसिलिटेट करेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो अपना इसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर के अंदर आती है, जो माइनिंग के अंदर आती है। मॉडल के SIFC का SIFC का मॉडल तो अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है वो इसी तरह से है कि बेसिकली वो जब कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको फैसिलिटेशन के तौर पे इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट या फिर नहीं, बाहर की बाहर से आ रही जो है, ठीक है। इन सेक्टर्स के अंदर आती है, तो है। दिस विल बेसिकली फैसिलिटेटेड, बिकॉज आपने देखे ना, अगर तो बिल्कुल टॉप से अगर आपने इसको एक अपना सॉल्व करना है, तो ऑल द की स्टेक होल्डर्स जिनका स्टेक है यहाँ पे, जिनका कह लें कि से भी है, स्टेक भी है, जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होते तब तक आपकी वो जो सोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। और यही होना है IT के अंदर, यही होना है बाकी चीज़ों के अंदर। तो हम शायद इस जो रेट रेस में हम लगे हुए हैं ना, कि एक गवर्नमेंट आती है, उस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी शॉर्ट टर्म होती है, बिकॉज उनका एक क्लॉक टिक कर रहा होता है, उस क्लॉक तक वो पॉलिसी बनाते हैं। कोई भी यहाँ पे आके लॉन्ग टर्म एक वो लैंडस्केप चेंज करने वाली कोई पॉलिसी नहीं बना रहा होता। वो सिर्फ ये बना रहा होता है कि मेरे टाइम में ये से ये हुआ और ये होके ख़त्म हो गया, ठीक है। जब आप वो वाले स्टेक होल्डर्स सारे जब मिलेंगे जिनका इससे ताल्लुक नहीं है, इस 5 साल वाले टेन्योर से या उससे ताल्लुक नहीं है, सारे इदारे जब एक साथ बैठेंगे, वो जब एक इस मुल्क के लिए एक सोल्यूशन बनाएंगे ना, तो वो सोल्यूशन शायद लॉन्ग लास्टिंग होगा। और मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ये एक तो एक्सेलरेट होगा जब आपकी वो वाली चीज़ें, जो पैसे आपके उन डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, जब आप उस अनप्रोडक्टिव सेक्टर को पहले तो थोड़ा सा तंग करें। तंग से मुराद ये कि आप अगर टैक्सेशन थोड़ी सी उधर बढ़ाएंगे, तो लोगों को अनप्रोडक्टिव सेक्टर में पैसे रखना मुश्किल हो जाएगा। अनप्रोडक्टिव सेक्टर से जब पैसे आएंगे तो वो लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, वो मार्केट की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं जानी है, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जाएगी, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रही है आजकल, बड़ा हाई है रिटर्न रेट, या फिर वो जाएगी इन स्टार्टअप्स के अंदर, ठीक है। इट कुड बी आइदर। अगर वो अगेन उधर भी उनको टैक्सेशन का कोई ऐसा सिचुएशन फेस होती है, तो वो शायद फिर स्टार्टअप के अंदर डाइवर्ट हो जाए, अगर आप कोई टैक्सेशन का ऐसा पैराडाइम बना देते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा होता। तो बात सिर्फ वहीं पे होती है कि अगर आप उनको जो पैसे बना दें ना, मतलब एक एलीट क्लास को आप एलिनेट भी नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि पैसा बनाना, जैसे पाकिस्तान में एक बड़ा अक्सर ये समझा जाता है कि पैसे बनाना कोई बुरी बात है। पैसे बनाना बुरी बात नहीं है। आप वो जो पैसे बना रहे हैं ना, आप उसको प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर ले आए, वही आपकी इकोनॉमी को ग्रो करा रहा होगा, वही आपकी उस चीज़ के अंदर। ये तो आपने सेफ हेवन उनके लिए छोड़े, तभी तो जाके वो प्लॉट लेके और 5 साल छोड़ देता है उससे, और वो उससे 5x ज़्यादा ले रहा होता है। जब आप ये ख़त्म करेंगे तभी वो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगी, वही मार्केट के अंदर लिक्विडिटी फिर फ्यूल करेगी प्रोडक्टिव सेक्टर्स को। सर रीज़न वही है कि अगर वो ऐसे लोग हो ना जिनकी से और स्टेक पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में प्लॉट होते हैं ना आपके रियल स्टेट के, अगर आपके वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, वो भी हम करके ना उससे पैसा के डॉलर कमा रहे होते हैं। ऐसे अब्दुल्ला भाई शुक्रिया, आपके वक्त का काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन थी, जो कि जो मेरे लिए टेक अवे था कि वी नीड टू थिंक द ग्लोबली, कि अगर हम स्टार्टअप करना है तो ग्लोबल अपने बैरियर्स को हटा के देखना है, बड़ा सोचना है,
टीम अच्छी बनानी है, और साथ में जो एक मिथ थी जो कि मेरी डीबंक हुई है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है कि लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और फॉल करती होती है कि हमें ज़्यादा वी नीड टू बी क्लोज टू द पीपल जो कि हमने सर्व करना है। तो वो चीज़ें बड़े मज़े के थे। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक दिस, देन प्लीज स्टे कनेक्टेड. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.